7-8 सीढ़ियां चढ़ के भोलू आखिरी सीढ़ी पे पत्थर के खंबे पे टिक के बैठ गया। दुर्ग के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खंबे ही खंबे थे, फिर 10 फीट तक बरांडा और फिर मेहराबोंदार बड़ा सा दरवाजा। कितनी ठंडक थी यहाँ। भोलू को लगा कि इस बयाबान से दुर्ग को किसी ने उसी के लिए बनवाया हो। अभी भोलू सुस्ता ही रहा था कि अंदर से 2 भेड़ के बच्चे फुदकते हुए खंभों के दूसरे छोर तक चले गए। आह 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 अर्र! अपने हाथों में रस्सी लिए वो लड़की उनके पीछे पीछे पुचकारती हुई चली गई। भोलू कभी उसको, कभी भेड़ के बच्चों को, तो कभी इस ऊंची छत वाले दुर्ग को देखता रहा। ले, अब पी ले। वो वापस आई तो उसके हाथ में पानी की एक छोटी सी मटकी थी, जो उसने भोलू के पास रख दी और बगल में रखी पोटली में से एक स्टील का डिब्बा निकाल के बैठ गई। मोटी मोटी 4 रोटियां, आलू का भरता और हरी मिर्च सजा के उसने थोड़े से रोटी के टुकड़े पे भरता लगाया, कुछ सेकंड आंखें बंद की और फिर वो टुकड़ा जमीन पर रख दिया। खुद खाने से पहले उसने एक बार भोलू से भी पूछा, रोटी जीम ले। भोलू ने ना में सर हिलाया और मटकी से पानी पीने लगा। पानी में मिट्टी की खुशबू घुल जाए तो मन भी सौंधा हो जाता है। मुझे पानी चाहिए था, मैं वो उधर सामने जो स्टेशन है ना, वहां रहता हूँ। हाथ से इशारा करके भोलू ने कहा और आगे बोला, रेलवे में नौकर हूं, सरकारी। यह कहते हुए उसने अपनी खाकी वर्दी पे लगे पीतल के बैज को दिखाया और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट का इस लड़की पे कोई असर नहीं हुआ। बुर्ज के पीछे वाले हिस्से में कुआं है, जा भर ले पानी। हरी मिर्च का आधा हिस्सा कुतरते हुए उसने भोलू को कुएं वाली जगह बता दी और अपनी भेड़ों के रेवड़ को देखने लगी, वो जो दुर्ग के छांव वाले हिस्से में सूखी घास के तिनके चबा रही थीं। कुछ देर भोलू उसको नजरें बचा के देखता रहा। बड़ी बड़ी काली आंखें, गहरा सांवला रंग, माथे पे लंबी पतली बिंदी, ठोड़ी पे काले रंग से गुंदे सुंदर गोल गोल बिंदु, कलाइयों और बाजुओं पर हाथी दांत की चूड़ियां, पुराने पड़ चुके पीले रंग के घाघरे पे लाल रंग की चुनरी, कानों में छोटी छोटी बालियां। सब कुछ कितना साधारण सा था। सुंदरता अच्छे कपड़ों और महंगे जेवरों की मोहताज नहीं होती। जा, पानी की मटकी सरकाते हुए लड़की ने फिर कहा तो भोलू उठ खड़ा हुआ और हिचकते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने 3-4 घूंट पानी के पिए, चुल्लू में पानी लेके मुंह धोया, फिर चुनरी के कोने से मुंह साफ करके बोली, कजरी। भोलू ने कजरी का सपाट जवाब सुना और अपनी प्लास्टिक की कैन उठा के दुर्ग के उस पार चला गया। ध्यान से पानी खींचना, मेरी रस्सी बाल्टी कुएं में ना गिरा देना, जाते हुए भोलू को कजरी ने चेताया। फिर हर्र हर्र करके बगल में सूखी घास चर रहे अपने रेवड़ को देख के कुछ गुनगुनाने लगी। ये वही आवाज थी जिससे भोलू को डर लगता था, पर वही आवाज अब कितनी अच्छी लग रही थी उसको। नाजुक सी दिखने वाली ये औरतें न जाने कैसे इतने गहरे कुएं से पानी खींच लेती हैं। भोलू ने अभी 2 ही बाल्टी पानी खींचा था और उसकी सांस फूलने लगी। जैसे तैसे एक एक करके भोलू ने अपने पानी की कैन भरी। मेहनत के बाद भूख लगी जाती है। फिर भोलू ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। पानी होता तो कुछ बना ही लेता। अपनी कैन लेके जब भोलू वापस खंभों के पास पहुंचा तो कजरी भेड़ के बच्चों के पास बैठी उनको पुचकार रही थी। भोलू की नजर उस स्टील के डब्बे पे पड़ी जो अभी भी पोटली के पास रखा था। कजरी, भोलू ने पुकारा तो कजरी ने पलट के देखा। भोलू की सांसें अभी भी तेज थीं। रोटी बची है? बहुत हिचकते हुए भोलू ने कहा। वापस जाके खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कजरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठा के डिब्बा भोलू को पकड़ा दिया। इस बार भोलू की मुस्कुराहट के जवाब में वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी। पहले पूछा था तो मना कर दिया, एक की रोटी है हमारे पास और भरता भी थोड़ा ही है। भोलू के चेहरे पे शुक्रिया का भाव तैर आया। डिब्बा लेके वो खंबे के पास बैठ गया। बिना घी मक्खन के भी रोटी और आलू के भरते का स्वाद कितना अच्छा लग रहा था भोलू को। फिर भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम यहाँ रोज गाना गाती थी और मैं कितना डरता था, मुझे लगता था कुछ चुड़ैल है। भोलू ने खाते खाते कहा तो कजरी उसको घूर के देखने लगी। खाने के मजे में भोलू ने जो बात कही थी वो किसी को बुरी भी लग सकती थी। यह ख्याल उसको आया तो वो घबरा के बोला, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब तुम चुड़ैल नहीं हो, पर मुझे लगता था इसलिए कह दिया, सॉरी। भोलू के भोलेपन पे कजरी की हंसी निकल आई।
कजरी को हंसता देख के भोलू भी हंसने लगा। दोनों काफी देर तक साथ हंसते रहे। भोलू ने खाने के लिए कजरी को शुक्रिया कहा और अपनी कैन लेके सीढ़ियों से उतरने लगा। 40 लीटर की कैन भोलू ने जोश में भर तो ली थी, लेकिन उसको वापस इतनी दूर स्टेशन पे ले जाने के लिए ताकत की जरूरत थी। अभी भोलू 2 ही सीढ़ियां उतरा था कि उसका बैलेंस बिगड़ा और सरकता हुआ वो कैन समेत नीचे गिर पड़ा। कजरी फुर्ती से भोलू की ओर लपकी। उठ के भोलू ने अपने कपड़े झाड़े। कजरी ने कैन का खुल गया ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया। पानी ज्यादा गिरा नहीं था, लेकिन भोलू के पैर में मोच आ गई थी। वो लंगड़ाता हुआ बुर्ज की पहली सीढ़ी पे आके बैठ गया। ये मर्द जात कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती है। क्या जरूरत थी पूरा पानी भरने की, आधा भर लेता, और ताकत जो दिखानी है ना, कजरी ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। इधर भोलू का दर्द से बुरा हाल था। उसने मन ही मन पहले अपने बाबा को, जिसने खलासी की नौकरी लगवाई, और फिर उस बाबू को 10 गालियां दे डाली जिसने उसकी ड्यूटी इस बीहड़ में लगा दी थी। अब कैसे ले जाएगा पानी? भोलू जब कुछ शांत हुआ तो कजरी ने उससे कहा। भोलू के पास कोई जवाब नहीं था। वो कजरी के मुंह को किसी बच्चे की तरह ताकता रहा। जा किसी और को भेज दे, कजरी ने कहा तो भोलू ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं। उसके जवाब से न जाने क्यों कजरी को थोड़ा गुस्सा आ गया। एक लंबी सांस छोड़ के वो कहती हुई अंदर गई, अकेला मरने आया है, आया बड़ा सरकारी नौकर। थोड़ी देर बाद वो अंदर से 2 खाली मटके लेके आ गई और भोलू की पानी की कैन से उनको भरने लगी। क्या कर रही है ये पूछने की भोलू की हिम्मत ही नहीं हुई। जब दोनों मटके भर गए तो बचा हुआ पानी भगवान से माफी मांगते हुए कजरी ने जमीन पर डाल दिया और बड़े आराम से एक के ऊपर एक मटका अपने सर पे रख के बोली, चल पानी भी दो और छोड़ने भी जाओ। गुस्से में वो बुदबुदाई। भोलू के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने चुपचाप अपनी खाली कैन उठाई और कजरी के पीछे पीछे चल दिया। लाल धागे से गुथी हुई दाएं बाएं हिलती कजरी की लंबी चोटी उसकी बेलौस बेबाक चाल को बयां कर रही थी। जिस फटी जमीन पे भोलू को चलना मुश्किल लग रहा था, उसी जमीन पे कजरी ऐसे चलती जैसे नीचे रुई के फाहे बिछे हों। जमीन भी अपने जैसे कदमों को खूब पहचानती है। पूरा रास्ता कजरी ने गुनगुनाते हुए पार किया। गुनगुनाने की आदत शायद अकेलेपन को हावी नहीं होने देती। कजरी काफी आगे निकल गई थी। सिग्नल लाल था, ट्रेन आने वाली थी, तो कजरी ने जल्दी से पटरियां पार की और दोनों मटके स्टेशन पे उतार दिए। ट्रेन अब तक आ चुकी थी। छकड़ छकड़ करके गुजरती ट्रेन के बीच से उसने देखा कि भोलू लंगड़ाता हुआ उसी की ओर आ रहा था। ट्रेन गुजर गई तो भोलू स्टेशन के ऊंचे प्लेटफॉर्म के पास खड़े होके फिर से कजरी को ताकने लगा। आंखों ही आंखों में कजरी ने जैसे उसकी मुराद समझ ली थी। उसके पास जाके कजरी ने चुनरी का कोना फिर अपने होठों के एक तरफ दबाया और अपना हाथ भोलू की ओर बढ़ा दिया। उसकी सारी हाथी दांत की चूड़ियां सड़क के नीचे आ गई थीं। कजरी का हाथ थाम के भोलू ऊपर आ गया। उसके पैर में दर्द अभी भी था। कजरी ने उसको सामने बनी पत्थर की बेंच पे बिठाया और उससे पूछा, पानी कहाँ गिर दूं? भोलू ने पास रखी नीली प्लास्टिक की टंकी की ओर इशारा किया तो कजरी ने दोनों मटके उसमें उड़ेल दिए। भोलू को समझ नहीं आ रहा था कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। प्याज हल्दी गर्म करके बांध लेना, ठीक हो जाएगा, ये कह के कजरी चली गई। भोलू उसको दूर तक जाते देखता रहा।